Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we will be continuing the series of reaction mechanism of transition metal complexes, and our today's topic will be the reaction mechanism of ligand displacement reactions in square planar complexes. So let's get started. तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि स्क्वायर यानी कि जो हमारा स्क्वायर है, आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके कॉर्नर्स पे जैसे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर बीच में होगा हमारा मेटल। तो यानी कि मेटल 4 लिगेंड्स से अटैच्ड है, तो ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यानी कि 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। 4 लिगेंड्स हैं, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जब हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, तो हमने ये देखा था कि एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से होता है। यानी कि एसोसिएटिव में क्या होगा कि पहले जो हमारा एंटरिंग लिगेंड होगा वो आके अटैच हो जाएगा और फिर बाद में जो हमारा लीविंग ग्रुप होगा वो लीव करेगा। और डिसोशिएटिव में क्या होता है कि पहले जो हमारा अटैच्ड है ऑलरेडी जो लिविंग लिगेंड है वो रिमूव होता है और फिर बाद में आके अटैच होगा एंटरिंग लिगेंड। तो हमने ये बोला था कि एसोसिएटिव जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि ऑलरेडी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उसमें एसोसिएटिव मैकेनिज्म फेवरेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कमी है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आके एक हमारा एंटरिंग ग्रुप या एंटरिंग लिगेंड एक और अटैच हो जाएगा तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और क्राउडिंग भी नहीं होगी, तो स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थ्रू एसोसिएटिव मैकेनिज्म मोस्टली, यानी कि मोस्टली ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी यहाँ पर और एसोसिएटिव मैकेनिज्म अच्छे से फेवरेबल हो जाएगा। होता तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म भी है, लेकिन ज़्यादा देखने को मिलता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो अब देखो, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा, अब आप इसको ऐसे कंसिडर करो कि MA3L, यहाँ पर ए और एल दोनों ही लिगेंड्स हैं। 3 तो हमारे हो गए ए लिगेंड्स और एक एल, ये जो है हमारा ये हो गया लीविंग लिगेंड, और ई एंटरिंग लिगेंड। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में हम यही बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें एंटरिंग लिगेंड भी आ जाएगा, और क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा। तो देखो, एंटरिंग लिगेंड आ गया तो MA3LE ऐसे बन जाएगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो फास्ट स्टेप होगा, अब हमारा जो ये लीविंग लिगेंड है L, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और MA3E ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्लो स्टेप है, तो यहाँ से अगर आप देखो, जो स्लो स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपको पता है। तो जो रेट होगा इसका हम रेट कैसे लिख सकते हैं, K, सपोज इसके लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो K है, तो K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ MA3L और कंसेंट्रेशन ऑफ E, दोनों की कंसेंट्रेशंस आ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों की कंसेंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या आप इसको बोल सकते हो कि ये SN2 मैकेनिज्म है, यानी कि बायोमोलिक्यूलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है ना इसका रेट, तो इसलिए हम इसको SN2 मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, अब इसका अगर आप इसका जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आप इसकी कंसिडर करो, एल आ गया यहाँ पर, तो यह हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, 4 लिगेंड्स हैं मेटल से अटैच्ड, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पर आया ई और ये हमारा स्लो स्टेप होगा, तो ये ई आके अटैच हो जाएगा इन द प्लेन, ये हमारा बिलो द प्लेन हो गया, ये इन द प्लेन आके अटैच हो गया यहाँ पर, ये वही सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था।
ठीक है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट या फिर आप इसको, अगर हम इसको SN2 मैकेनिज्म माने, तो SN2 में क्या होता है कि जो एंटरिंग ग्रुप होगा और जो लीविंग ग्रुप होगा वो एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली होता है इनका फॉर्मेशन, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग एक साथ हो रही होगी। तो इसको हम वैसे तो ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा बोलेंगे इन कंपैरिजन टू इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप जो हमारा फास्ट स्टेप होता है, इसमें क्या होगा कि ये जो लीविंग ग्रुप है वो लीव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देखने की ये होती है कि जब जैसे हमारा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये पूरा मैकेनिज्म हो रहा होता है, तो देखो ये जो स्टेट है ये है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है कि ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी कन्वर्ट होती है बीच में, यानी कि इस मैकेनिज्म के दौरान ही क्या हो रहा होगा कि स्क्वायर पिरामिडल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में कन्वर्ट होगी, और फिर से ये जब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होगी ना, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। ये वाला जो मैकेनिज्म है कि जो स्क्वायर पिरामिडल है ये कन्वर्ट हो रही होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, और जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है वो फिर से स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होगी, तो ये है हमारा बेरी स्यूडो रोटेशन। देखो हम आगे देखते हैं कि बेरी स्यूडो रोटेशन अकर्स इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। तो जैसे जब हमारा मैकेनिज्म हो रहा होगा तो उस टाइम पे बेरी स्यूडो रोटेशन वहां पर एक मैकेनिज्म होता है। तो देखो बेरी स्यूडो रोटेशन क्या होता है, एक तरह का वाइब्रेशन होता है ये, causing the molecules of certain geometries to isomerize by exchanging two axial ligands for the two equatorial ones। तो देखो ऐसा कोई हमारे पास ज्योमेट्री जैसे स्क्वायर पिरामिडल देखी हमने, तो स्क्वायर पिरामिडल में और जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, जैसे ये वाली जो मैंने ज्योमेट्री ड्रॉ की हुई है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही हुई ना, ये जो देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है और ये दो, इसके आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये दो पिरामिड्स हैं, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। अब इसमें ये जो दो पोजीशंस हैं ए एक्स से जिसको मैंने डिनोट किया है ये है एक्सियल पोजीशंस, ठीक है, ये वाली हो गई एक्सियल ए एक्स और एक ये वाली हो गई एक्सियल, और ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। तो इसमें क्या होता है कि दो लीगेंड्स, जो दो एक्सियल लीगेंड्स होंगे वो दो इक्वेटोरियल लीगेंड्स के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। कैसे एक्सचेंज होंगे, देखो यहाँ पर ये है हमारे दो एक्सियल, ये इक्वेटोरियल के यहाँ पर आ रहे हैं, फिर से वापस एक्सियल पोजीशन पे जा रहे हैं, और ये दो जैसे इक्वेटोरियल हैं तो ये यहाँ पर जाके देखो एक्सियल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी मैकेनिज्म होती रहती है। देखो आप पहले ये वाला डायग्राम समझो कि ये जो दो हैं ये हैं एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, ये तीनों हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो इस ये जो आपको वीडियो शो हो रही है यहाँ पर, तो ये वाले जो एक्सियल पोजीशन वाले हैं, ये वाला देखो ये क्या हो रहा है, आगे जा रहा है फिर से पीछे आ रहा है। अगर ये पीछे है यानी कि स्ट्रेट पोजीशन में है, अब देखो अब ये है एक्सियल और जब आगे जा रहा है तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा रहा है। ऐसे ही ये जो इक्वेटोरियल वाले हैं ये देखो आगे गए तो इक्वेटोरियल पे हैं और अब एक्सियल पोजीशन पे हैं। तो यानी कि इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में एक्सचेंज होते रहते हैं ये दोनों लिगेंड्स, ठीक है। तो इसको हम बेरी स्यूडो रोटेशन बोलते हैं। और इसका कंप्लीट मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, चार लिगेंड्स अटैच्ड है। अब एंटरिंग लिगेंड आया तो यहाँ पर देखो ये हो गया, यहाँ पर ए और एल आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब कुछ ऐसे पोजीशंस देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल में इक्वल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया था मैकेनिज्म कि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहा है और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये जो स्क्वायर पिरामिडल है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कन्वर्ट होगा,
यहाँ तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने स्क्वायर पिरामिडल को किया हुआ है। ये ज्योमेट्री जो है ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होगा, फिर से स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होगी यहाँ पे, और ये जो स्क्वायर पिरामिडल होगा ये जो स्क्वायर पिरामिडल होगा ये सेम यही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब स्क्वायर पिरामिडल से फिर क्या होगा कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो लीव करेगा और फिर से हमारा जो ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वो फॉर्म हो जाएगी। अब ये यहाँ से लीव करेगा लीविंग ग्रुप और फिर से देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया अब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हमारा एंटरिंग लीगेंड आ गया है इन प्लेस ऑफ लीविंग लीगेंड। तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो गया। तो हमने ये पढ़ा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि मोस्टली हमें एसोसिएटिव मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है, और डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा तो वो बहुत कम देखने को मिलता है। बट डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में आपको पता है कि जैसे फर्स्ट क्या होगा कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि सपोज Ma3L ये है हमारा, तो स्लो स्टेप में क्या होगा कि जो लीविंग ग्रुप है यानी कि L जो है हमारा लीविंग लीगेंड ये रिमूव हो जाएगा, -L हो जाएगा, तो Ma3 बचेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट होगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा कि एंटरिंग लीगेंड आएगा और ये फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो Ma3E यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा फिर से, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ये आएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Ma3L, यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, तो इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर हो गया क्योंकि ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का 1, और हम इस रिएक्शन को बोलते हैं SN1 रिएक्शन, पता होगा आपको। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर हमने देखा कि एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, और 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है। तो ये हो गया डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, लेकिन जो हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना वो ज्यादातर एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू अंडरगो करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक बार हम इसका कोऑर्डिनेट डायग्राम देख सकते हैं जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वाई एक्सिस पे एनर्जी आएगी। अब देखो एनर्जी रिएक्टेंट की ये हो गई, और ये हो जाएगा। यहाँ पर एनर्जी वैल्यू नहीं आता क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, तो ये जो एनर्जी होगी ना ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, यानी कि जब हमारा एंटरिंग ग्रुप भी अटैच्ड होगा और लीविंग ग्रुप भी अटैच्ड होगा। ऐसे शो कर सकते हो आप इसे, ठीक है। ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई Ma3E, और ये रिएक्टेंट की Ma3L प्लस E। प्रोडक्ट की हमेशा एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, तभी तो वो ज्यादा स्टेबल हो पाएगा ना प्रोडक्ट, और तभी बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो यानी कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम हो गया एसोसिएटिव मैकेनिज्म का। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियो यू कैन हिट द बेल आइकन, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।